हेलो वी आई लव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर केडी पाठशाला पे। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी बेहतरीन सी क्लासेस चल रही थी, ट्यूशन क्लासेस। और ट्यूशन क्लासेस में हमारी 12th क्लास की फिजिक्स चल रही थी यूपी बोर्ड की। और ये यूपी बोर्ड की फिजिक्स हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। और इसकी रेफरेंस बुक जो मैं आपको कराता हूँ, कुमार मित्तल और एनसीईआरटी की बुकों से न्यूमेरिकल कराता हूँ। विशेषकर जो इसमें कुमार मित्तल की बुक रहती है, जो आपके लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस काफी अच्छे से कराती है। अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से कर ली तो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। साथ साथ में जो स्टूडेंट मेरे प्यारे एनडीए या सीडीएस या फिर किसी और कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं, तो उसमें भी काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इन क्लासेस को शुरुआत से देख के हमारे चैनल पे इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज जो हमारी क्लास नंबर चलने वाला है, लेक्चर नंबर 14 है, और ये 12th क्लास फिजिक्स का है। हेलो। हेलो। कहाँ पे? ना ना, अगले सेट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 14 है हमारा, फिजिक्स 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। चैप्टर नंबर 4 चलेगा हमारा कुमार मित्तल की बुक के अकॉर्डिंग, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट, यानी कि संधारित्र तथा परावैद्युतांक। आज जो हम पंखे में एक चीज लगी होती है जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, उसके जैसी ही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर। ठीक है, आज हम समझेंगे कि मतलब कौन सी चीज कैसा कैसा काम करती है। एनसीईआरटी में ये दूसरा चैप्टर है वैसे आपका, पर मेरे अकॉर्डिंग आपका ये 4th चैप्टर है। मैं आपके एनसीईआरटी के एक चैप्टर के 2 चैप्टर तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ, लेकिन कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग ये वाला जो है हमारा 4th चैप्टर है। बेहतरीन तरीके से आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक को भी एक बार देख लेते हैं भाई। आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं, यानी कि इनकी बेसिक डेफिनेशन और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरी बात, कंसेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता की अवधारणा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला आपका। और इसकी यूनिट और डायमेंशन देखेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। और इसके बाद देखेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का एक डेरिवेशन बेहतरीन सा, यानी कि विलगुत गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र देखेंगे। और इस पे लास्ट वाले पे कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, उस न्यूमेरिकल को भी अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, एक बार जल्दी जल्दी से इनको आप नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, यानी कि चालक, अचालक और परावैद्युत क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले। वैसे ये आपकी, ये वाला जो पार्ट है ये आपका डेफिनेशन पार्ट है, ये भी आपका डेफिनेशन पार्ट है। और ये भी मतलब इसका ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है 1 या 2 नंबर में। और ये आपका डेरिवेशन पार्ट है, ये व्यंजक पार्ट है। कौन सा है ये? डेरिवेशन पार्ट है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर चालक क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा सामान्य तौर पर मटेरियल को 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट में मिलेगा। अभी हम कंडक्टर और इंसुलेटर को डिस्कस कर लेंगे और डाइलेक्ट्रिक को। तो चालक देखते हैं, चालक होता क्या है एक्चुअल में। तो काफी महत्वपूर्ण है ये, अच्छे तरीके से इसकी प्रॉपर्टियों को ध्यान से समझते रहेंगे क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। जब करंट उसमें फ्लो हो जाता है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि उसमें करंट फ्लो होता है, यानी कि आखिर किसी भी चीज में वैद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, इस बात को समझेंगे हम। फिर दूसरे नंबर पर आपके माइंड में ये आया होगा कि
करंट फ्लो कराने के लिए कौन सी चीज ज्यादा हेल्पफुल रहती है। और आपने देखा भी होगा, एक तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा, करंट के बाद आदमी मर क्यों जाता है। और नॉर्मली में मतलब कभी कभार बच भी जाता है, ना तो गड़बड़ हो जाओ उसके साथ में। तो ये चीज आपको ध्यान देने रहेगी कि कंडक्टर यानी कि चालक क्या होते हैं। चालक वे चीज होती है जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए, यानी कि वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। अब वैद्युत धारा यानी कि करंट फ्लो आसानी से इजीली वे में फ्लो होने का क्या मतलब है, क्यों होता है। तो पहला यही पॉइंट हम लिखते हैं कि भाई क्या होगा इसका पहला पॉइंट, कि ऐसे सब्सटेंस, पहला पॉइंट है यानी कि करंट, पहले पॉइंट है हमारा, करंट क्या होगा, करंट फ्लो इजीली, यानी कि वैद्युत धारा, धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जावे। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, यानी कि एक्चुअल में करंट फ्लो क्यों होती है। देखो भाई दूसरा पॉइंट, करंट की अगर कोई आपसे पूछने लगा डेफिनेशन क्या होती है, आई इजकल टू क्यू बाई टी होती है। आई इजकल टू क्यू बाई टी होती है, यानी कि जो चार्ज होता है टाइम के साथ वो बहता है। तो आवेश के कारण ही हमारी वैद्युत धारा बहती है समय के साथ। अगर मैं आपसे कह लगूं आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है जी, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है, यानी कि चार्ज द रेट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा आई कहलाती है। अब कोई भी चीज में से आसानी से करंट फ्लो हो रहे हैं या आवेश हो रहा है तो इसका सीधा सा रीजन है, कोई इस बात को अगर एक वर्ड में पूछा लगा कि करंट क्यों फ्लो होती है, तो आपको जवाब देना है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये है सारी चीजों की जड़, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि सीधी सी बात है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती होगी या फिर इतनी होती होगी आसानी से करंट फ्लो जाओ। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होते क्या हैं, इस बात को ध्यान से समझते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ा सा भी ज्ञान से पढ़ा हो तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। अगर मैंने कहा हमारे पास सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, और आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा होगा तो 281 आया होगा, 281 आया होगा। इसमें से आसानी से इस एक को निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि इस एक को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन यदि आपने 8 से छेड़छाड़ करने की जरूरत करी ना, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है जिन्हें आप आसानी से निकाल सको वे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब ये जो आसानी से निकल जाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो हैं ये अच्छे तरीके से बंध नहीं होते, ये लूजली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि ढीले बंधे हुए रहते हैं ये नाभिक से, ढीले ढीले बंध होते हैं। और लेकिन अगर मैं ये बात कर लगूँ 2 और 8 की, ये टाइटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, अभी इस वाले कंसेप्ट को हम डाइलेक्ट्रिक में भी यूज करेंगे तो आपको
ये याद रखना वहां पे कि लूजली बाउंड का क्या मतलब है और टाइटली बाउंड का क्या मतलब है। यानी कि दृढ़ रूप से बंध रहेंगे, यानी कि बढ़िया तरीके से क्या रहेंगे, ये बंधे हुए रहेंगे। अब इसमें से अब मैं आपसे ये पूछता हूं 11Na सोडियम में बाय द वे कौन सी चीज करंट फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 2 8 या 1? तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा कि 1 वाला जो है करंट फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो भैया इसका मतलब है जो लूजली बाउंड होते हैं वही करंट फ्लो कराने में मदद रहते हैं। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे लूजली बाउंड तरीके से रहते हैं, और जो टाइटली बाउंड रहते हैं वे तेजी से मतलब नहीं निकल पाते। ठीक है जी। तो जिस किसी भी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस किसी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, हम उसे कंडक्टर कहते करेंगे। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्टर बनता है। क्लियर ये वाली बात, यानी कि उसमें करंट फ्लो होती है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए और ये इनका डिटेल थ्योरी भी आपको दे दी। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि चालकता भी उसकी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो तेजी से मूव कर सकते हैं। यानी कि कंडक्टर यानी कि चालक की चालकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, कैसी रहती है, हाई कंडक्टिविटी होती है इनकी, हाई कंडक्टिविटी। जरा जल्दी से बताओ, ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। आप इन पॉइंटों की आपने समझ लिया, इन्हें डेफिनेशन बनाकर आप लिख सकते हो। यानी कि वे पदार्थ जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो जावे, वैद्युत धारा प्रवाहित हो जावे, वे हमारे चालक कहलाते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण उनकी चालकता अधिक होती है। तो इस तरीके से आप इन पॉइंटों को बना सकते हो। और कंडक्टर के तौर पे एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं तो बेहतर समझ लेंगे। जो हमारे शरीर की ह्यूमन बॉडी होती है यानी कि मनुष्य का शरीर, इसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, तो ये कंडक्टर का काम करती है, मनुष्य का शरीर। ठीक है जी। Fe लोहा, आयरन यानी कि, ठीक है, कॉपर, कॉपर यू, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं 2 3 ही लिख रहा हूं यहाँ पे, इतने ही झेलेंगे आप पे। तो ये सब हमारे कैसे हैं, कंडक्टर है। एक बार नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में अगर आप कहोगे सर हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए याद करने के लिए, आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, और हमारे से आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आपको प्रॉपर नोट्स फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है जी, एक बार नोट डाउन कर लो। कंडक्टर हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद बढ़ते हैं इंसुलेटर पे। ठीक है, कहां बढ़ते हैं, इंसुलेटर पे। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं इंसुलेटर पे। हाँ जी, इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं अचालक, यानी कि उल्टा करते चले जाओ कंडक्टर का, यानी कि जिसमें करंट फ्लो आसानी से ना होवे या फिर होवे ही ना, पहली बात। और करंट फ्लो क्यों नहीं होती होगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो बिल्कुल जीरो होगी या बहुत ही कम होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम या जीरो होगी, यानी कि जिनकी चालकता शून्य होगी या बहुत ही कम होगी। अब ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि इंसुलेटर में सारे के सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन होते होंगे भैया, जो वे 2 और 8 आए नहीं थे, वो सारे के सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन है। ज्यादातर तुमने देखा होगा जो गैसेस होती हैं वे उनकी कैसी स्टेट होती है, स्टेबल स्टेट होती है, स्थायी अवस्था होती है, तो इंसुलेटर होती है। अगर मैं आपसे कह लगू 10Ne
10 Ni का करोगे 2 8 बनेगा, तो 2 8 ये बाउंड है। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है ही नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब है इसमें करंट फ्लो नहीं होने का। तो इनके पहले पहले पॉइंटों को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट है कि करंट फ्लो ना हो, वह नो करंट फ्लो, धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है जी, यानी कि धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, दूसरी बात, करंट का फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन या तो बिल्कुल होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग भी 0 होंगे, या वेरी लेस, बहुत कम, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत या शून्य होते हैं, बहुत कम या शून्य होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? आई होप यहां तक ये कहानी क्लियर होगी होगी 2 पॉइंट में। और इनकी कंडक्टिविटी भी जो होती है भैया, इनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, चालकता बहुत कम, बहुत कम, ये एरो का मतलब बहुत कम, या फिर 0 होगी, यानी कि शून्य होगी, कम या शून्य होगी, शून्य होगी। अभी कमेंट करके मैं आपसे पीछे की या किसी भी बात पूछ सकता हूँ, इस वजह से सभी बिल्कुल क्लास पे ध्यान बनाए रखें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो और एग्जाम में आपके बेहतरीन से नंबर आए। ठीक है जी, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे क्या लगा, 10 Ni है, तो इसमें 2 8 बनेगा, यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस के पास में रहते हैं और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि टाइटली बाउंड रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? टाइटली बाउंड, बद्ध, यानी कि जुड़े हुए। ठीक है जी, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, बद्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, जैसे 10 Ni है तो 2 8 कैसे है? बाउंड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर ये वाली बात? एक चीज और मैं बता दूं, मैं अभी आपको किसकी वो बताने वाला था, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक बताने वाला था, यानी कि परावैद्युत बताने वाला था। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक याद ना आवे तो इंसुलेटर की सारी प्रॉपर्टियों को आप डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। इंसुलेटर तो मैं यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख देता हूं बेहतरीन तरीके से, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। क्या बात याद रखोगे कि इंसुलेटर आर आल्सो कॉल्ड, इंसुलेटर, insulator are also called dielectric, dielectric याद रखना है इस बात को भैया, यानी कि अचालक को, अचालक को परावैद्युत मुझे डाइलेक्ट्रिक अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है, ये सारे की सारे इंसुलेटर की प्रॉपर्टी आपके डाइलेक्ट्रिक में काम करने वाली है। क्लियर हो गया? अगर आपके डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आवे तो इंसुलेटर के सारे पॉइंटों को आप दिखाइए, डेफिनेशन बना के ये आपको क्लियर, जब आपको पॉइंट क्लियर हो गए तो आप डेफिनेशन आसानी से बना लोगे। और अगर इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर का तो आपके सामने है ही है, एक बार देख लो। तो जल्दी जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। चलो जी बढ़ते हैं आगे एक बार। अब देखो हमने आज जो डिस्कस करा, उन चीज में कौन कौन सी चीज आज हमने डिस्कस करी। तो सबसे पहले हमने आज कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन यानी कि पॉइंटों को देख लिया। आप क्या होगे, डाइलेक्ट्रिक तो कराया नहीं, तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो सारा का सारा इंसुलेटर ही है। ठीक है, अब आगे आओगा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और इट्स डेफिनेशन। तो काफी इंपोर्टेंट है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको अच्छे तरीके से 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, ये 2024 वाला आपका एग्जाम 2025 में होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस।
कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इट्स यानी कि वैद्युत धारिता की अविधारणा तथा इसकी परिभाषा ध्यान से समझेंगे भाई, बड़ा बेहतरीन सा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी मार्केट में पानी की टंकी खरीदने गए हो क्या? आपने देखा होगा वहां पे आपको काली और सफेद सी या अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर की, वैसे ज्यादातर सफेद और काली मिलती है। सफेद वाली देखी होगी, आजकल सफेद वाली बहुत ज्यादा चल रही है। तो आप उससे क्या पूछते होगे दुकानदार से जाने के बाद में, भैया 500 लीटर की हमें टंकी दिखा दो, भैया 1000 लीटर की टंकी दिखा दो, भैया 5000 लीटर की टंकी दिखा दो। इससे ज्यादा सोचे बंदा फिर तो आपको सीमेंट की बनवानी पड़ेगी। तो 500 या 1000 लीटर के बारे में आप सोचते हो आपकी, तो आपने क्या करा, आपने क्या पूछा उससे? सबसे पहले आपने दुकानदार से पूछा होगा कि भैया हमें 500 लीटर वाली टंकी दिखाओ। तो इसका मतलब है कि उस टंकी के अंदर 500 लीटर पानी आ सकता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास कोई भी एक ऐसी डिवाइस, अभी मैं बाद में बताने वाला हूं इसके बारे में, जिसके अंदर चार्ज कितना आ सकता है, चार्ज कितना आ सकता है या अपने अंदर चार्ज आवेश को कितना धारण कर सकती है, ये इसकी वैद्युत धारिता होती है। यानी कि मैं आपसे क्या लगूं, धारण करने की क्षमता या आवेश धारण करने की क्षमता, एक वर्ड में इसकी डेफिनेशन है आवेश करने की क्षमता, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता वैद्युत धारिता क्या लाती है? और द कैपेसिटी ऑफ स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल हमारे पास वहां जैसे हमने पानी लिया, पानी को धारण करने की क्षमता को हमने क्या बोल दिया था उसका, कि टंकी 500 लीटर की है। तो इसी प्रकार से चार्ज कितना आ सकता है उसके अंदर, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसी यानी कि विद्युत धारिता। मान लो ये हमारे पास कोई एक ऐसी डिवाइस है, इसके अंदर चार्ज कितना आ सकता है, मैंने कहा चार्ज इसमें 2 कूलम आ सकता है। तो इसकी कैपेसिटेंसी को बता रहा है, ये वाली बात किस बता रहा है, कैपेसिटेंसी को बता रहा है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं मैं आपको, भैया कैपेसिटेंसी यानी कि चार्ज इकट्ठा करते वक्त, किसी भी चीज का चार्ज इकट्ठा करते वक्त वो डिपेंड होता है उसके पोटेंशियल पे। यानी कि चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इसके पोटेंशियल पे। जैसे जैसे क्यों बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। ये तो बिल्कुल फिक्स बात है कि उसके अंदर का पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, वोल्ट बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट टर्म्स आ जाती है सी, और वी कंपनी का है ही है। वी को भेज दो इसके डिवाइड में, तो क्यू बाई वी इजिकल टू बन जाएगा सी। तो सी को ही हम पता क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसे ही बोलते हैं वैद्युत धारिता। सी को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता की डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो कि दिए गए आवेश का, दिए गए आवेश
तथा विभवांतर में वृद्धि, विभवांतर, विभवांतर यानी कि जो उसका बोल विभवांतर में वृद्धि का अनुपात वैद्युत धारिता कहलाता है। वैद्युत धारिता कहलाता है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना। मैं ये कह रहा हूं जब ये तक ये चैप्टर चलेगा आपको फॉर्मूला या वैसे इससे इस वाले तो आपको ज्यादातर ये वाला याद रखना। मैं आपको इस वाले वर्ड से ही याद मतलब डायरेक्शन स्टार्ट करूंगा। Q इजिकल टू CV, Q इजिकल टू CV। क्यों यहाँ पे चार्ज है, दिया गया चार्ज, और V क्या है, दो प्लेटों के बीच में या किसी भी चीज का विभवांतर यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और C क्या है, कैपेसिटेंस है। यानी कि Q और V का रेशो क्या होता है, C कहलाता है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई डेफिनेशन हो, डेरिवेशन हो, आप डेफिनेशन जब आप पूरी फिजिक्स को कर लोगे, मैं कह रहा हूं आपको आज डेफिनेशन याद है, लेकिन जब आप पूरी फिजिक्स कर लोगे ना, आप ऐसा हो सकता है डेफिनेशनों को आप भूल जाओगे, लेकिन यदि आप कंसेप्ट से डेफिनेशनों को पढ़ेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आप चाहे पूरी फिजिक्स, हमारा माइंड ना कम से कम जितना भी विकिपीडिया पे पढ़ा हुआ कंटेंट है उससे पता ना कितने गुना ज्यादा तू स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब आपकी ये भूलने की क्षमता पता क्या है, आपने अच्छे तरीके से उस चीज को याद करा ही ना। अगर आप उस चीज को अच्छे तरीके से याद कर लेते और आपका कोई करवा देता तो आपको याद नहीं रहती क्या वो चीज। आप खेल खेल में अच्छी चीजें सीखते लेते हो तो आप कभी नहीं भूलते। आप बचपन की 2 साल की कहानी अब आके बुढ़ापे में भी सुना दो कि हमने वहां से बाग में से यो तोड़े थे, क्योंकि आपने वो खेल खेल में चीजें समझी, और वहां रैपट बच गए हो ना, वो और भी ज्यादा समझ जाओ फिर, है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी कहानी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट एंड डायमेंशन भी निकालते हैं सी की। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सी। सी तो आप समझ गए होगे क्या, यानी कि मात्रक तथा विमा इसकी वैद्युत धारिता की। ध्यान से समझिए, सभी का ध्यान ये होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, Q इक्वल टू CV। क्या आ रहा होगा यहाँ पे, Q बाई V। अब देखिए ध्यान से, अब देखना भैया यहाँ पे ध्यान से, Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, IT होता है। और IT क्या, अगर मैं आपसे कहूं यहां से देखो, ये हमारा क्या है, A जो है हमारा, यो I जो है हमारा, ये डायमेंशन में किसे रिप्रेजेंट करेगा, A को, टाइम किसे रिप्रेजेंट करेगा, T को, और V का और निकाल लो। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, और W की आपको पता होगी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और Q की क्या होती है, IT। फोर्स की क्या बनती है, सबको सिखा के आया, जैसा आपको नाम याद रहे फोर्स की याद रख लो, ML T-2, और D बोले तो डिस्टेंस एक तरीके से, और यो A और ये T। ठीक है भैया, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ML2T-2 पहला अभी ऊपर का कर लो, और फिर नीचे का AT। अब देखो यहां से नीचे से, तो ऐसा आप देखोगे ML2T, ये T ऊपर चला जाएगा, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाकर माइनस का, दो कंपनी के आई है T-3, और A भी जाकर माइनस का, तो A-1। ये आपका किसका आया है, क्या दिखाई दे रहा है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड भाई, T-3, ठीक है, और A-1, क्लियर है। ये अभी हमारा ना, कभी ना सोचो ये वो आ गई, ये तो अभी V की आई है। अब ये क्यों क्या है, इसे यहाँ पे रखो बच्चे, यहीं इसे ही आंसर लिखा हुआ है ना, तो वहां टेम्परामेंट की भी कमी रहती है। और Q इजिकल टू IT, यानी कि A और T था, और V का कंपनी का क्या बना हमारा, V का क्या बना, ML2T-3A-1, ये बना है। ठीक है जी, सबको ऊपर भेजो जल्दी जल्दी से। अगर M को भेजोगे तो M-1 बनेगा। L देखो, L माइनस क्या बनेगा, L-2 बनेगा, और T ये माइनस का ऊपर जाकर प्लस का T3, और एक कंपनी का है ये T4,
और एक ए तो है ही यार, ये और जाओगा कंपनी का एक, और एक कितना हो गया, A2 बन गया। यानी कि यो तो हो गया हमारे डायमेंशन, यानी कि वीमा किसकी, सी की वीमा, यानी कि डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है। और यहां से हम अब क्या काम करेंगे, यूनिट निकाल लेंगे। डायमेंशन तो वहां पे आ गई हो, यानी कि वीमा आ गई, यूनिट ने और निकाल लो, मात्रक। तो अगर मैं आपसे कह लगा सी का एसआई मात्रक, सी का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, सी का फैरड। क्या होता है, फैरड। वैसे फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, ज्यादातर हम माइक्रो फैरड यूज करते हैं न्यूमेरिकल में और आम भाषा में। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को। और वैसे आप यहां से सी की एक और यहां से एक और यूनिट बना सकते थे। तो देखो यहां से कैसा बन सकती थी, क्यों बोले तो कुलाम, और वी बोले तो वोल्ट। कुलाम और वोल्ट, तो कुलाम वोल्ट क्या रहा है आपकी इसकी, कुलाम वोल्ट, ये भी हो सकती है। ठीक है, कुलाम वोल्ट। और एक चीज और है, एक 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 और बना सकते हैं यहां से यूनिट, यहां से जो ये डायमेंशन आई है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, किलोग्राम -1, क्योंकि m क्या है, मास है, मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। और l की -2 है, तो इसका मतलब होगा मीटर, मीटर -2। और t बोले तो सेकंड 4, और a बोले तो एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर। तो इतनी सारी ये आपको यूनिट, तीन तो आपको मन है यहां से कितनी बता दी, तीन तो बता दी इसकी यूनिट। अब आपसे ऐसा यूनिट पूछा है तो फैराड लिखियो, सिंपल वाली पूछा है ये, और ये वाली आवा ये, जिससे जैसे भी याद हो जाओ। और डायमेंशन आपको मन है ये वाली इसकी बताई दी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ या नहीं सभी को, जल्दी जल्दी से जल्दी बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो हमने कौन कौन सी चीज डिस्कस कर ली, एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो ये भी हो गया हमारा, ये हो गया। अब अगला हमारा यूनिट एंड डायमेंशन भी क्लियर हो गया। और आज का एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वो चलेगा कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि ये डेरिवेशन चलेगा। और इस डेरिवेशन की खूबसूरती बताऊंगा मैं आपको, है तो छोटा सा ही हो लेकिन इसकी खूबसूरती देखियो। तो कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, तो हेडिंग लिखेंगे सभी अपनी कॉपी में, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल, स्फेरिकल कंडक्टर। लिख लो, इसका व्यंजक आता है भाई एग्जाम में, डेरिवेशन जिसे बोलते हैं, विलगित, गोलीय, चालक की, धारिता का सूत्र स्थापित करने को मतलब ऐसा कहते हैं, या व्यंजन, व्यंजक। ठीक है, ये पूछ लेता, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे भाई मेरी बात पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेट ले लेंगे, ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात। इसका सेंटर पॉइंट को कह दिया मन ने, इसके सेंटर पॉइंट को कह दिया ओ कह दिया, आर के साइड में सभी एक एक ऐसा ऐसा लाइन निकल ली, स्पेरिकल है। आपको मन ने समविभव पृष्ठ पढ़ाया था, याद हो तो आपको, तो उसी के जैसा इसका डायग्राम बनेगा, उसी के जैसा इसका डायग्राम बनेगा। सब जगह प्लस चार्ज रख दो, यानी कि समविभव पृष्ठ है, आइसो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। इसकी रेडियस बता दो भैया, इस रेडियस को, इसको स्मॉल ए कह दो। क्या कह दोगे, स्मॉल ए कह दो, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, स्मॉल ए कह दो। अब थोड़ा ध्यान से समझना भैया, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं नॉर्मल वी का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल वी का आपको क्या बताना है कि हमारे पास एक अचालक वो
विलगित गोलीय चालक है, ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस है a और उसकी पृष्ठ पे सब जगह कैसा है, चार्ज एक जैसा है। ये लाइन लैंग्वेज आप लिख देंगे वहां पे। आपको इसका v देखना है, v की वैल्यू क्या रहेगी, v का फॉर्मूला होता है 1/4 π क्यू बाई आर। तो v इजकल टू आर की जगह क्या यूज कर रखा, आर की जगह यूज कर रखा a, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। कोई दिक्कत समस्या, आई होप यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, यानी कि ये v की वैल्यू आ गई। अब आपको एक कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला बता के आया हमें, कैपेसिटेंसी का यानी कि धारिता का, बार बार मैंने आपको बताया था, इसे यूज करूंगा मैं आपको, क्यों इजकल टू सी वी। तो सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाओगे, क्यू बाई वी। अब देखो आप इस v की वैल्यू को यहां पे पुटअप करोगे, यानी कि c इजकल टू क्यू एस कैसी अपॉन v की वैल्यू ये वाली यहां पे बना लो 1/4 π क्यू बाई ए, ये निचले वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारी q मल्टीप्लाई 4 π ε0 a, यानी कि ये सिस्टम पूरा कहां पे चला गया, ऊपर, और नीचे क्या बचा, क्यों बचा, यहां से ये कट कर देंगे। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 π ε0 a, यानी कि ये इसका सूत्र आ गया, ये इतने फैराड हो गया, ठीक है। ये तो काम हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी विशेष बात बताता हूं, क्या आपको समझ में आया, एक बार थंब करके बताओ, क्लियर है सभी को, ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूं, यानी कि आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी में फर्क बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझियो भाई, न्यूमेरिकल करते वक्त आपको आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी का कैसा प्रयोग करना है। तो सी का आपको फॉर्मूला आपका आया है, क्या फॉर्मूला आया है, सी इज इक्वल टू 4 π ε0 a, ये फॉर्मूला आया है आपका। अब यहां से सी बोले तो हमारी कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि कैसे भी कह सकते हो, धारिता, वैद्युत धारिता, और ए आपका कैसा है, यहाँ पे रेडियस दे रखी है, यानी कि त्रिज्या होगी उस चीज की। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझाता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। 1 मीटर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की, गोलीय चालक की धारिता बताइए, धारिता बताइए। ऑफ आइसोलेटेड spherical conductor is 1 meter. Find their electrical conductivity. ठीक है, ये वाली बात बतानी है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझियो, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले नॉर्मल आप कैसे सॉल्व करोगे अगर ये आ गया। नॉर्मली आप सॉल्व करोगे, नॉर्मली आप सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सी इजकल टू 4 π ε0 a लेके चलोगे, और आप क्या काम करोगे, 4 π ε0 ऐसा कैसी, और 1 मीटर का मतलब है ये त्रिज्या जो आपकी दे रखी है, ये आपकी जो 1 मीटर दे रखी है, ये ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी, 1 मीटर। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे 1 रखोगे और सी की वैल्यू को आप क्या करोगे, 4 π ε0 ऐसा लेके चलोगे। अब 1 मीटर की जगह सपोज करो मान लो 9 मीटर दे दिया, 9 मीटर लेके चलो, 9 मीटर ले लिया, तो आप क्या काम करोगे, इस एक की जगह आप 9 मीटर लेकर चलोगे, मल्टीप्लाई 9, और आपको सोल्व करने का तरीका क्या काम करोगे, 9 चौक 36, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, और एप्सल नोट की वैल्यू 8.85 गुना 10 की पावर -12 रखोगे, और आप इस कैलकुलेशन को बहुत बड़ी बना लोगे। क्या करोगे, इस कैलकुलेशन को बहुत बड़ी बना लोगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेंटोस जिंदगी पे, मेंटोस लाइफ, मेंटोस लाइफ, और मेंटोस लाइफ आपको प्रयोग करनी है। कैसे प्रयोग करनी है, देखो C इजकल टू 4 π ε0 a होता है, आपको क्या काम करना है, 4 π ε0 को C के डिवाइड में भेजना,
तो सी के डिवाइड में भेजने का मतलब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू यहाँ पे ए। अब ये जो भेज रखा हर किसी के ऊपर या नीचे एक होता है इस संसार में, तो सी मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास, ये ए हो गया। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अब आप प्रयोग कर सकते हो। अब देखो उसने ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 9 दे रखी थी, तो सी मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी 9, इससे ये कट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/10⁹, ठीक है, या 10⁻⁻9 फैराड। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाली लाइफ बढ़िया है तुम्हारी या ये वाली है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो मेंटोस लाइफ का यहाँ पे प्रभाव आपको देख लेना है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अपने क्वेश्चनों को बनाना है, जब आपके और ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे वहां पे और मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा। जल्दी से बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो कमेंट करके जरूर बता करो और वीडियो को लाइक करा करो भाई, और अपने प्यारे दोस्तों को भी बता करो, क्योंकि हमारी इस क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है। डेली आपकी शाम को 7:15 पर डेली क्लासेस आती है, आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये ट्यूशन से बेहतरीन क्लासेस हैं आपकी, ठीक है जी। और यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको ये क्लास फायदा दे देंगी। यदि कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहा उसके लिए ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री कराया जाएगा आपको, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की भी अलग से सीरीज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बेहतरीन से कराया जाएगी। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं कल, सभी को जय श्री राधे कृष्णा।